स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो एमकॉम अकाउंटेंसी में और सीए फाइनल में चलता है। पेपर का नाम है ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इस पेपर में आज का जो टॉपिक है हमारा वो खेल सिद्धांत से संबंधित है, अर्थात गेम थ्योरी। प्रिय विद्यार्थियों को पता है कि हमारा जो एमकॉम पेपर है ORQT, उसमें ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गेम थ्योरी। और जो विद्यार्थी सीए कर रहे हैं उनमें भी ORQT में ये टॉपिक आता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम किस रूप में सोल्व करें ये समझना है। खेल सिद्धांत, गेम थ्योरी। हमारा ये जो टॉपिक है ये डिसीजन मेकिंग से संबंधित है। अनेक बार हमें निर्णय लेने होते हैं और निर्णय लेने की अनेक परिस्थितियां होती हैं। तो निर्णय के परिणाम को प्रभावित करने वाली सभी बातों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। परंतु व्यावसायिक जगत में निर्णय बहुधा ऐसी परिस्थितियों में लिए जाते हैं जबकि निर्णय के परिणाम को प्रभावित करने वाली सभी बातें या तो ज्ञात ही नहीं होती हैं या निर्णय के वश में नहीं होती हैं। जब निर्णय अनिश्चितता या अपूर्ण सूचना की स्थिति में लिए जाते हैं तो परिणाम केवल निर्णायक के निर्णय पर ही निर्भर नहीं होते, वरन उन परिस्थितियों या घटनाक्रम पर भी निर्भर करते हैं जो निर्णायक के वश में नहीं होती हैं। तो अतः निर्णय से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए हम व्यवसाय जगत में खेल सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो ये खेल सिद्धांत क्या है, इसमें कौन कौन सी मुख्य मान्यताएं हैं, पहले हम उनको अध्ययन करते हैं। एजम्पशंस, जिनको मान्यताएं कहते हैं। पहली लिखी है मैंने परिमित संख्या, अर्थात किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले प्रतिस्पर्धियों, जिनको हम यहाँ खिलाड़ी कहेंगे, की संख्या परिमित होनी चाहिए। अर्थात हमारे प्लेयर जो हैं, हमारे जो कंपटीटर्स हैं, वो परिमित संख्या में होने चाहिए। दूसरी एजम्पशन है उपलब्ध विकल्पों की संख्या, अर्थात प्रत्येक प्रतिस्पर्धी या प्रत्येक खिलाड़ी को उपलब्ध विकल्पों की संख्या परिमित होनी चाहिए। अर्थात हमारे पास जो ऑप्शन है, जो अल्टरनेटिव है, वो भी सीमित संख्या में होने चाहिए। 2, 3, 4 या 5, जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतने ही ज़्यादा हमारी समस्या जटिल बन जाएगी। तो उपलब्ध विकल्पों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए। तीसरी मान्यता है हमारी विकल्पों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ अल्टरनेटिव्स, अर्थात प्रत्येक खिलाड़ी को उसके विरोधी की सभी चालों या विकल्पों का ज्ञान होता है, परंतु किस समय उसका प्रतिद्वंदी कौन सी चाल चलेगा इसका पता उसको नहीं रहता है। तो ये विकल्पों की जानकारी होनी आवश्यक है। नेक्स्ट हमारी मान्यता है व्यू रचना का उद्देश्य, अर्थात जो स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों, प्रत्येक खिलाड़ी अपनी चाल या व्यू रचना का चुनाव इस मान्यता के आधार पर करता है कि उसका विरोधी जो भी चाल चलेगा या व्यू रचना रचेगा उसका उद्देश्य उसे अधिकतम हानि पहुंचाना होगा। अर्थात हमारा जो कंप्यूटर है वो जो भी चाल चलेगा, हम ये मान के चलेंगे कि वो हमें अधिकतम हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो ये इसकी चौथी मान्यता है। नेक्स्ट मान्यता है लाभ हानि की मात्रा, अर्थात प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा अपने चाल के चुनाव के परिणाम स्वरूप होने वाला लाभ या हानि परिमित मात्रा में ही होता है, अपरिमित लाभ हानि इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एजम्पशन है संभव परिणामों का गणितीय रूप, अर्थात समस्त संभव परिणामों का हम गणितीय समीकरण के रूप में या गणितीय संख्याओं के रूप में हम परिकलन का कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राप्तियां प्रतियोगियों की व्यू रचनाओं का संयुक्त परिणाम होती है, अर्थात प्रत्येक खिलाड़ी की प्राप्तियां केवल उसके द्वारा चुनी गई व्यू रचना पर ही निर्भर नहीं करती, वरन उसके व उसके विरोधियों द्वारा चुनी गई व्यू रचनाओं का संयुक्त परिणाम या संयुक्त प्रतिफल के बराबर होती है। अगली मान्यता मैंने लिखी है प्रत्येक खिलाड़ी समान रूप से बुद्धिमान होता है, अर्थात प्रत्येक खिलाड़ी समान रूप से बुद्धिमान है, वह अपनी चालों का चुनाव पूर्णतया तर्क संगत आधार पर करता है। तो ये कुछ एजम्पशंस मैंने बताई है जो मुख्य रूप से हम उपयोग में लेते हैं। स्टूडेंट्स, इनके अलावा भी कुछ मान्यताएं और हो सकती हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं। मुख्य मान्यताएं मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इस सिद्धांत में कुछ शाब्दिक शब्द हैं, उनको हमें समझना है। टर्मिनोलॉजी,
अर्थात जो बार बार हम उपयोग में लेंगे उनके क्या अर्थ हैं। पहला है खिलाड़ी, इसको नाम लिखा हमने प्लेयर। तो यहाँ प्लेयर से आशय है, खिलाड़ी से तात्पर्य दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धियों से है जो खेल सिद्धांत के अनुसार अपनी अपनी व्यूह रचनाओं का प्रयोग करते हैं। खिलाड़ी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई फर्म या कोई भी व्यापारी हो सकता है। दूसरी है व्यूह रचना, स्ट्रेटेजी। व्यूह रचना से अभिप्राय उन विभिन्न युक्तियों या तरीकों या विकल्पों से है जो खिलाड़ी द्वारा अपने लाभ को अधिकतम या अपनी हानि को न्यूनतम करने में उपयोग में लेता है। स्टूडेंट्स, व्यूह रचनाएं दो प्रकार की होती हैं जो हम आगे चार्ट के द्वारा भी समझेंगे। एक होती है सरल व्यूह रचना, जिसको हम प्योर स्ट्रेटेजी कहते हैं। सरल व्यूह रचना से अभिप्राय उन प्रयासों से होता है जिसका दोनों परस्पर विरोधी दलों या प्रतिस्पर्धियों को पूर्ण ज्ञान होता है। अर्थात एक्स जो चाल चलेगा उसका ज्ञान वाई को है और वाई जो चाल चलेगा उसका ज्ञान एक्स को है। तो ये सरल व्यूह रचनाएं होती हैं। एक होती है मिश्रित व्यूह रचनाएं, जिनको मिक्स्ड स्ट्रेटेजी कहते हैं। मिश्रित व्यूह रचना की स्थिति में एक प्रतियोगी को दूसरे प्रतियोगी के विकल्पों के चुनावों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। अर्थात दूसरा कंपटीटर कौन सा विकल्प कब अपनाएगा हमें उसकी कोई जानकारी नहीं होती। मिश्रित व्यूह रचना में प्रत्येक प्रतियोगी अपनी व्यूह रचनाएं संभाविताओं अर्थात प्रायिकताओं या यूँ कहें प्रोबेबिलिटीज के आधार पर अपनी व्यूह रचनाओं को अपनाता है। अतः इसे संभावनात्मक प्रतिस्पर्धा कहकर भी हम पुकार सकते हैं। एक आता है सैडल पॉइंट, साम्य बिंदु। हम एक प्राप्ति तालिका बनाते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स में उस अंक का चुनाव हमें करना होता है जो अपनी पंक्ति की सबसे छोटी राशि, जिसको हम रो मिनिमा, उसमें से अधिकतम का चयन करते हैं। और इस प्रकार चुना गया कॉलम अधिकतम अर्थात कॉलम मैक्सिमम में से न्यूनतम के बराबर हो तो वह साम्य बिंदु कहलाता है। अर्थात प्रत्येक रो में हम जो मिनिमम चुनेंगे उसको कहते हैं रो मिनिमम, और प्रत्येक कॉलम में जो चुनेंगे वो हम मैक्सिमम चुनते हैं उसको कहते हैं कॉलम मैक्सिमा। तो ऐसा कॉमन अंक जो कॉलम मैक्सिमा में भी है और रो मिनिमा में है वो सैडल पॉइंट कहलाता है, साम्य बिंदु। अब आता है खेल का मान। खेल का मान अर्थात वैल्यू ऑफ गेम। खेल का मान साम्य बिंदु के मान के बराबर होता है। अर्थात जो सैडल पॉइंट की वैल्यू आ गई वही खेल का मान होता है। यदि खेल का मान शून्य हो तो उस खेल को उचित कहते हैं, अर्थात वो गेम फेयर कहलाता है। और मान शून्य न होने पर खेल को अनुचित कहते हैं, अर्थात वो गेम अनफेयर कहलाता है। तो फेयर गेम मीन्स उसकी वैल्यू शून्य हो, और अनफेयर मीन्स जिसकी वैल्यू शून्य नहीं हो, अनुचित गेम कहलाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो आती है उसकी मैंने आपके सामने चर्चा की। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक चार्ट के द्वारा खेल सिद्धांत की व्यूह रचनाएं आपके सामने रखी हैं, स्ट्रेटजीज ऑफ गेम थ्योरी। विद्यार्थियों, दो तरह की व्यूह रचनाएं होती हैं, एक सरल व्यूह रचना, एक होती है मिश्रित व्यूह रचना अर्थात प्योर स्ट्रेटजी, दूसरी है मिक्स स्ट्रेटजी। मैंने मेरी टर्मिनोलॉजी जब समझाई आपको तो बताया था कि प्योर क्या होता है, सरल व्यूह रचना क्या है। मैं पुनः समझा दूं, सरल व्यूह रचना से अभिप्राय उन प्रयासों से है जिनका दोनों परस्पर विरोधी दलों या प्रतिस्पर्धियों को पूर्ण ज्ञान रहता है, जो एक दूसरे प्रतियोगी को पहले से ही ज्ञात होता है। सरल व्यूह रचना वाली खेल समस्याओं में जब प्रतिद्वंदी एक बार अपने विकल्पों का चुनाव कर लेता है तो फिर आगे अनिश्चितता नहीं रहती और प्रत्येक खिलाड़ी खेल के परिणामों के बारे में जान लेता है। दूसरी है मिश्रित व्यूह रचना, मिक्स्ड स्ट्रेटजी। मिश्रित व्यूह रचना की स्थिति में एक प्रतियोगी को दूसरे प्रतियोगी के विकल्पों के चुनाव के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। मिश्रित व्यूह रचना में प्रत्येक प्रतियोगी अपनी व्यूह रचनाएं प्रायिकता के आधार पर अपनाता है, अर्थात संभाविता सिद्धांत के आधार पर अपनी व्यूह रचनाओं को अपनाता है। अब आता है मिश्रित व्यूह रचनाएं भी तीन तरह की होती हैं, 2x2 व्यूह रचना, 2x n और m×2 और एक m×n, तीन तरह की होती हैं। इनको भी आप समझ लीजिए। 2x2 में हमारे पास दो दो ऑप्शन होते हैं, पंक्ति खिलाड़ी के पास भी दो ऑप्शन है और जो कॉलम खिलाड़ी है इस समय उसके पास भी दो ऑप्शन है। अर्थात खेल सिद्धांत में 2x2 खेलों को हम अंकगणितीय विधि अर्थात अर्थमेटिकल विधि द्वारा उसको हल कर सकते हैं। इसे हम ओडोमेंट्स विधि भी कहते हैं। 2x2 का एक वैकल्पिक नाम है
ओडोमेंट्स मेथड, अर्थात मैं यहाँ लिख के दूँ आपको, ओडोमेंट्स मेथड के नाम से भी हम इसको कहते हैं। इस सिद्धांत में उपलब्ध ओडोमेंट विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा अपनाए गए विभिन्न विकल्पों को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है 2x2 एंड m×2 व्यूहरचना। जब किसी खेल में एक प्रतियोगी के पास दो विकल्प हों और दूसरे के पास दो से ज़्यादा हो, या यूँ कहें कि एक के पास दो से ज़्यादा हो और दूसरे के पास केवल दो हो, तो हम उसको 2x n या m×2 के नाम से जानते हैं। ऐसी स्थिति में जब पंक्ति खिलाड़ी अर्थात रो प्लेयर को दो और कॉलम खिलाड़ी को दो से अधिक विकल्प होते हैं तो उसे 2x n कहते हैं, तथा पंक्ति खिलाड़ी अर्थात रो प्लेयर को दो से अधिक विकल्प उपलब्ध हों तथा कॉलम खिलाड़ी को दो ही विकल्प उपलब्ध हों तो उसे हम m×2 व्यूहरचना के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, ऐसे खेलों को भी हम अंकगणितीय विधि से भी हल कर सकते हैं और ग्राफिकल मेथड से भी हम इसका हल निकाल सकते हैं। रेखा चित्र विधि से और अंकगणितीय विधि से हम इनको हल कर सकते हैं। तीसरा है m×n स्ट्रेटजीज, अर्थात ऐसी व्यूहरचनाएं जहां पर पंक्ति खिलाड़ी को भी दो से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं और कॉलम के जो खिलाड़ी हमारा स्तंभ खिलाड़ी उसको भी दो से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, तो हम उसको m×n स्ट्रेटजी कहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो या तो हम उसके जितने भी पंक्तियाँ कॉलम है, दो से अधिक पंक्तियाँ दो से अधिक कॉलम है, उनको हम हटा सकते हैं नियमानुसार, और अगर वो नहीं हटते हैं तो m×m स्ट्रेटजी को हम रेखीय प्रोग्रामिंग विधि से हल कर सकते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। चाहे ग्राफिकल मेथड हमारा और एक था हमारा सिंप्लेक्स मेथड, तो इसमें भी हम सिंप्लेक्स विधि से उसको हल करेंगे। m×n स्ट्रेटजी है तो सिंप्लेक्स विधि से लीनियर प्रोग्रामिंग के द्वारा उस खेल को आप हल करके दिखा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने ऑपरेशनल रिसर्च में जो टॉपिक है हमारा गेम थ्योरी, उसकी एजम्पशंस पढ़ी आपने कि कौन कौन सी मान्यताएं हैं गेम थ्योरी को सॉल्व करने के लिए, इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, अर्थात कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो आपको समझने चाहिए, तो आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी, और खेल सिद्धांत में कौन कौन सी व्यू रचनाएँ आती हैं, जैसे सरल व्यू रचना, मिश्रित व्यू रचना, और उनकी भी कौन सी कैटेगरी है वो आपने डिटेल में पढ़ी हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको खेल सिद्धांत से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो 2x2 स्ट्रेटजी हैं या 2x n स्ट्रेटजी हैं या m×n स्ट्रेटजीज हैं, उनके बारे में उदाहरण सहित समस्याओं का समाधान बताऊंगा कि किस प्रकार से हम हमारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो कल के लेक्चर में मैं लूँगा 2-person 0-sum गेम, अर्थात दो व्यक्ति शून्य योगफल खेल आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस खेल सिद्धांत का ये सबसे पहला मेथड होगा दो व्यक्ति शून्य योगफल खेल। तो आप मेरा कल का लेक्चर अवश्य सुनिएगा, और आज जो आपने पढ़ा है ये इसका बेसिक्स है गेम थ्योरी का, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। एग्जामिनेशन में पूछते हैं आपसे इसकी एजम्पशंस क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, इसकी स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करिए। और आपका आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए, और कल का जो लेक्चर है दो व्यक्ति शून्य योगफल खेल, उसको आप अवश्य पढ़िए। आपने ये लेक्चर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।